इस क्लास में हम पॉलिटी यानी संविधान का भाग 1 जो कि राज्य और राज्य क्षेत्र जिसका नाम है, इस भाग को हम टोटली कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, उन्हीं में से मैं एक किताब का एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आर.एस. अग्रवाल। ये किताब है, मैथ्स की किताब है। मैं किसी दूसरी किताब का भी एग्जांपल ले सकता हूं, लेकिन थोड़ी फेमस किताब है तो थोड़ा इसका मैंने एग्जांपल ले लिया। आर.एस. अग्रवाल एक बुक है, उसी तरह आर.एस. अग्रवाल एक किताब का नाम है, उसी तरह संविधान यानी एक किताब है जिसका नाम है संविधान। आर.एस. अग्रवाल में हम पन्ने को पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पन्ना नंबर 1, पन्ना नंबर 2, पन्ना नंबर 3 बोलते हैं। लेकिन हम संविधान में पन्ने को नहीं बोलते, हम अनुच्छेद बोलते हैं। जैसे आर.एस. अग्रवाल में हम पेज बोलते हैं, पेज 1, 2 तक। संविधान में हम अनुच्छेद बोलते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, टोटल 450 टोटल अनुच्छेद हैं। 450 टोटल अनुच्छेद हैं। हम आर.एस. अग्रवाल में जो चैप्टर होते हैं उसे हम पाठ कहते हैं। पार्ट्स जो होते हैं चैप्टर या फिर भाग कहते हैं, चैप्टर कहते हैं, या फिर उसे हम पाठ कहते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2। लेकिन संविधान में हम इसे भाग कहते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। इंग्लिश में हम इसे पार्ट्स बोलते हैं, पार्ट्स। जो आर.एस. अग्रवाल की किताब होती है उसमें हम चैप्टर या तो यूज करते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, या फिर पार्ट यूज करते हैं। बहुत कम जगह भाग का यूज किया जाता है। फिलहाल एक बताने के तरीके से कि इसमें जो चैप्टर होते हैं, पार्ट होते हैं, उन्हें भाग कहा जाता है। या फिर आप आर.एस. अग्रवाल में भाग कह दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसके लिए थोड़ा अलग नियम बनाया गया संविधान के, तो उस हिसाब से दोनों से थोड़ा अलग चीज अलग है। तो अगर आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए, जो टोटल भागों की संख्या है वो है 25। अभी 2012 में ही 25 कर दिया गया था, है ना। पहले इससे कम थी, पहले 395 अनुच्छेद थे। अभी जल्द में 2012 में 25 पार्ट कर दिए गए और 450 अनुच्छेद कर दिए गए। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर चलिए आगे देखते हैं। तो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, या फिर एक आप किताब ले लीजिए, किताब पे लिख लीजिए इसमें लिखना ही क्या है वैसे, ये बेस है तरीके का। क्योंकि ये नहीं आपको मालूम होगा तो आप संविधान पॉलिटी को नहीं समझ सकते हैं। देखिए, भाग 1 का नाम है राज्य और राज्य क्षेत्र। राज्य और राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 का नाम है। भाग 1 में अनुच्छेद को हम जो सीबीएसई वाले होते हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। तो भाग 1 में टोटल अनुच्छेद या फिर आर्टिकलों की संख्या है, अनुच्छेद या आर्टिकल की संख्या 1 से लेकर 4 तक। बहुत छोटा ये भाग 1 है, ज्यादा बड़ा नहीं है। भाग 5 बड़ा है, उसके बाद जितने भाग है सब एकदम बहुत छोटे हैं। खाली भाग 5 जो है वो थोड़ा बड़ा है। चलिए इनका एक आर्टिकल हम डिटेल लेते हैं, जितना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होता है। देखिए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का यूनियन
सुने होंगे कि भारत राज्यों का और है, ये चीजें हमने हिंदी में लिखी। यूनियन भी हमने इंग्लिश में क्यों लिखा है? यूनियन को हिंदी में संघ बोलते हैं, हमने ये क्यों लिखा है भारत राज्यों का संघ है? यही आंसर हमें अनुच्छेद 1 देता है कि भारत राज्यों का यूनियन ही क्यों लिखा जाता है। संघ आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगा, और ये एक तरीके से गलत भी आप कह सकते हैं, संघ नहीं लिखा जाता। उसका क्या रीजन है वही अनुच्छेद 1 में देखेंगे। देखिए, भारत राज्य से आप क्या समझते हैं? यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मेघालय, असम, यही सब है? या फिर थोड़ा अगर और थोड़ा ऊंचे क्लास में आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि राज्य को कंट्री भी कहते हैं। क्या यहीं तक राज्य होता है? नहीं, राज्य कोई भी ऐसी संस्था जो अपना कानून खुद बनाने में समर्थ है वो एक राज्य है। जैसे यूपीएससी अपना कानून खुद बना सकती है, भले वो इनडायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार के अंडर में आती हो, लेकिन वो अपने अधिकांश कानून बना सकती है। संविधान जो होता है पॉलिटी, उसमें कुल मिला के 1% मात्र कानून दिए गए हमारे भारत, टोटल कानून नहीं है उसमें। यही 1% कानून हमारे सामने एक रेखा खींच देता है कि इस रेखा के पार हम नहीं जा सकते। अगर इस रेखा को पार करते तो हमारे खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उसने एक रेखा बना दी है कि आप कितने भी ऊंचे पद पे हो, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, डीएम, कमिश्नर, कोई भी हो, किसी मतलब कितने भी बड़े आदमी हो, संविधान ने आपके सामने एक रेखा बना के रखी है कि इस रेखा को आप पार नहीं करेंगे। रेखा से क्या मतलब? कि उसने ये लिखा हुआ है कि आप इलीगल काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उसमें इलीगल काम में क्या है? आप कैसे अपने अधिकारों को सरकार से मांग सकते हैं, आप कैसे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से लड़ सकते हैं, ये सब चीजें दी हुई हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि कैसे अगर सरकार आपके ऊपर अत्याचार कर रही है, यानी वो अपनी सीमा लांघ रही है, जबकि संविधान में लिखा है कि आप किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, उसे सीमा बना दी, लेकिन वो अपनी रेखा लांघ रहे हैं, तो हमारे पास अधिकार है कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। इसी संविधान में वही कार्यवाही और रेखा के बारे में, उसके पीछे जो पार्ट है रेखा के पीछे वाला, वो साइड ये लिखा। तो अब आप समझ गए होंगे कि राज्य एक्चुअली में होता क्या है। अब देखिए, यहाँ पर हम जिस राज्य की बात करेंगे वो एक कंट्री है। कंट्री यानी कि एक देश की बात करेंगे। देश में हम राज्य का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि देश अपना कानून खुद बनाने में समर्थ है, राज्य अपना कानून खुद बनाने में समर्थ है। यूपी, बिहार ये सब अपना कानून खुद बनाने में समर्थ है, इसलिए इन्हें राज्य कहा जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी ये सब अपना कानून खुद बनाने में समर्थ है, इसलिए इन्हें स्टेट कहा जाता है। तो भारत राज्यों का यूनियन है। अब देखिए, राज्य 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला कॉन्फेडरेशन, देखिए अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आप अभी मैं बताऊंगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो इंग्लिश वाला याद करिएगा, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। देखिए, कॉन्फेडरेशन को हिंदी में बोलते हैं परिसंघ, फेडरेशन को हिंदी में बोलते हैं संघ, और यूनियन को हिंदी में बोलते हैं संघ। अब आपके ध्यान में कुछ आइडिया लग रहा होगा आखिर क्यों हमने यहाँ पर संघ वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उससे पहले एक चीज जान लीजिए। देखिए, कॉन्फेडरेशन या फिर जो परिसंघ, ये परिसंघ, संघ, ये चीजें यूपी बोर्ड वाले हिंदी में याद कर ले, लेकिन इंग्लिश वाले एक बार थोड़ा नजर घुमा के देखिए, क्योंकि ये 2 चीजें तो बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश है या फिर आप याद कर लीजिए, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। देखिए, परिसंघ, कॉन्फेडरेशन वो राज्य होते हैं जो आसानी से टूट सकते हैं। जैसे
अगर हम कोई देश लेते हैं, कोई भी देश आप ले लीजिए यहाँ पर में, उसमें कई सारे राज्य हैं, कई राज्य हैं। अब मान के चलिए ये देश कॉन्फेडरेशन है, परिसंघ है, तो अब इसमें से ये एरिया चाहे तो अलग कर सकता है। इसके लोग कहें कि हमको एक अलग देश चाहिए, विद्रोह कर दें, या फिर किसी भी तरीके से अपना एक अलग हो सकते हैं, या फिर उन्हें पराजित कर दें तब अलग हो जाए, विद्रोह कर दें तब अलग हो जाए, या फिर बहुत तरीके होते हैं जिससे अलग हो सकते हैं। जैसे मुगलों के टाइम पर अफगानिस्तान अलग हो गया, मराठा को मराठा परिसंघ कहा जाता है, क्योंकि आसानी से उससे हम अलग हो सकते हैं, आसानी से कोई भी राज्य अलग हो सकता है। लेकिन अभी आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा। देखिए फेडरेशन कौन सा होता है, अगर ये कंट्री है इसमें फेडरेशन है, इसके जो प्रधानमंत्री हैं, आपको एग्जांपल लीजिए, जैसे इसका एग्जांपल हमने लेते लिया बसंती चांद। बसंती चांद जी जो हैं, इसके जो अभी रियल में नहीं बसंती चांद जी, एक बार एग्जांपल बता रहे हैं। बसंती चांद इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये चाहें, इनके बगल में एक और देश है, इसके बहुत राज्य हैं, अब ये चाहें तो अपना कोई भी राज्य, जैसे बसंती चांद है, इस राज्य के, इस देश के जो प्रधानमंत्री या फिर जिसके पास ज्यादा पावर जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, बहुत से देश हैं, जैसे अमेरिका है, उसमें प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। हमारे भारत में प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर होती है। तो जिसके पास ज्यादा पावर है, जिसके पास पूरे देश का कार्यपालिका उसके अंडर में हो, उससे जाकर ये कहें कि हम आपको एक राज्य गिफ्ट में दे रहे हैं, जाइए मजा मारिए जाके, चिल मारिए जाके। बसंती चांद क्या करेंगे, साइन कर देंगे, ये बसंती चांद साइन कर देंगे कि हम आपको ये फलाना राज्य आपको दे रहे हैं, चला जाएगा राज्य। फिर ये राज्य टूट के इनके राज्य में मिल जाएगा, इनके राज्य में, या फिर ये राज्य दे दो, ये राज्य मिल जाएगा। अब यूनियन कौन से राज्य होते हैं, संघ वे राज्य होते हैं, देखिए संघ, जैसे ये कोई देश, और हम भारत है, जरा बैठ में आएगा भारत। जैसे हमारा भारत है, भारत में संघ है, यानी कि यूनियन है, यूनियन, संघ काट देते हैं, संघ गलत तरीके से, संघ है भारत में। हमारे भारत में यूनियन है हमारे भारत में। इसका क्या मतलब कि हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं, यहाँ गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ से मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, जितने भी राज्य हैं हमारे भारत में, ये जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं हमारे भारत के राज्य हैं, इसमें से किसी राज्य के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप इनफाइनाइट बाप के औकात नहीं है जो राज्य को अलग कर दे किसी भी तरीके से। विद्रोह करके अलग करेंगे, भारत सरकार के क्या मोदी जी बैठे ही हैं, आगे आप सोच लीजिए, हराने की इतनी औकात नहीं है आपके अंदर, इस राज्य का या फिर जो भी विद्रोही है उसके लिए आप पढ़ बता रहे हैं। तो फिर अलग कैसे कर सकते हैं, अलग कर ही नहीं सकते। यानी कि जो राज्य हमारे भारत में मिल गए उन्हें अब फिर अलग नहीं किया जा सकता है, अलग किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर फेडरेशन में होता है। देखिए अगर मोदी जी चाहे, मतलब यहाँ कैसे मोदी चाहे कि हम अपना राज्य या अरुणाचल प्रदेश होता चाइना दे दें, नहीं दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश विद्रोह कर दे कि हमको अपना अलग देश चाहिए, नहीं चाहेगा, फोर्स भेजेंगे, थोड़ा के निपटा देंगे। तो अब फेडरेशन में क्या था, अगर भारत फेडरेशन हो तो मोदी साइन कर देते कि हम ये राज्य अपना देश को दे रहे हैं, चला जाता। इस तरह अगर कॉन्फेडरेशन होता तो कोई भी देश विद्रोह कर देता है या फिर किसी भी तरीके से, मान लीजिए चाइना है, अरुणाचल प्रदेश चाइना से भी टच करता है,
यानी दोनों का बॉर्डर आसपास है। तो चाइना क्या करता, अपने आप ही अरुणाचल प्रदेश भेज देता, विद्रोह करवाता, या फिर वो किसी भी तरीके से अरुणाचल प्रदेश को अलग कर लेता, उसके आतंक फैलाकर अलग कर लेता। फिलहाल आतंक फैलाने में तो कैंसर देश सबसे फेमस है, पाकिस्तान सबसे फेमस है। एक ही उसके काम है आतंक फैलाना, दुनिया में उसके बाद और कोई काम नहीं। भुखमरी से कुत्ता सो कम वर्ड है उसके लिए, इसीलिए एक वर्ड बनाया गया है पाक, PAK, जो पाकिस्तान से आया है। पाक का अर्थ है अतुलनीय शब्द, अतुलनीय व्यक्ति, अतुलनीय देश, जिसकी तुलना नाली के पानी के इंग्रेडिएंट से नहीं की जा सकती। इंग्रेडिएंट्स के लिए जो समझ गए थोड़ा सा। तो जो पाकिस्तान है, इसके बाद इसी का हमें उसको हम बात देखेंगे। तो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, परिसंघ, संघ, संघ। अब एक चीज बताइए, अगर यहाँ पर लिखा होता भारत राज्यों का संघ है, तो हम लोग मुद्दा उठाने लगते कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संघ का मतलब था फेडरेशन, कोई कहता नहीं था यूनियन, तो बवाल हो जाता। अभी नॉर्मली किताब में, हिंदी किताब में लिखते हैं भारत राज्यों का संघ है, तो क्या हमें मालूम है कि यूनियन है। अब मुख्य किताब जो कानून बनाती है हमारे देश का, भले 1% कानून है, लेकिन वो बहुत 1%, पूरा कानून नहीं, कानून नहीं, GDP, रेलवे, ऐसे कोई कानून नहीं है हमारे संविधान में। इसीलिए हमारे संघ का इस्तेमाल नहीं किया गया, यूनियन का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, उसके नीचे ब्रैकेट में संघ लिख दिया गया है। एक्चुअली ये मार्कर गिर गया था, इसलिए थोड़ा वीडियो काटा था। अब चलिए आगे देखते हैं, आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आर्टिकल भाग 2, सॉरी आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 देखते हैं। देखिए, अगर आप चाहिए तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, लेकिन आप दिमाग से रटिए इसे, दिमाग से रटिए। हमारी ऋग्वेद पुराण में लिखा, वेदों में लिखा हुआ है, पुस्तकस्ता तू या विद्या परहस्त गतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या नासा धनम। जो आपका ज्ञान आपके पास है वही मुश्किल पड़ने पर काम आएगा। पराया धन, किताबों में लिखा ज्ञान, मुसीबत पड़ने पर कभी काम नहीं आता। जो आपके पास धन है वही काम आएगा, जो आपके दिमाग में ज्ञान है वही काम आएगा। ताकि अगर आप चाहें कि मेमोरी थोड़ी कम हो तो आप लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाग 2 देखते हैं, अनुच्छेद 2 देखते हैं, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है, विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है, तो ये सारा काम, जितना भी काम है, ये कौन करेगा? संसद करेगी, यानी पार्लियामेंट करेगी। विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का काम संसद करेगी। राज्य यहाँ पर यानी कि देश का जो छोटा सा राज्य होता है, राज्य जैसे अभी हमारे यूपी बिहार इस समय, उसी तरह देश का जो अपना छोटा सा राज्य होता है, जैसे कि चाइना है, उसमें अगर चाइना चाहे अपना बीजिंग कहे कि हम अपना बीजिंग भारत को दे रहे हैं, तो संसद बैठेगी, संसद में वार्तालाप पूरी लिया जाए ना लिया जाए, कैसे किया जाए, संसद निर्णय लेगी कि क्या आगे कदम उठाया जाए। अगर जोड़ना है तो जोड़ लेगी, नहीं जोड़ना है तो नहीं जोड़ेगी। तो विदेशी राज्य, कोई कंट्री की बात नहीं हो रही है। अगर या फिर अगर कंट्री जोड़ना चाहे तो कंट्री भी जोड़ सकती है। अगर कंट्री जोड़ना चाहे तो क्या दिक्कत है, जोड़ा। जैसे एग्जांपल में आपको सिक्किम देते हैं, सिक्किम एग्जांपल पे सिक्किम देखिए, 1959 में जब चाइना ने भारत पर तिब्बत पर आक्रमण किया था, तिब्बत को टोटी जीत लिया था, तो दलाई लामा जो गुरु थे वो हमारे वहाँ हिमाचल प्रदेश में आ गए थे। अब सिक्किम एक छोटा सा देश है, उसको खतरा होने लगा, इसीलिए वो उसने कहा हम आपके देश को जुड़ना चाहते हैं, तो भारत का बिल्कुल आ जाइए। तो जो सिक्किम था वो 1975 में 17 मई 1975 में भारत से जुड़ गया, 17 मई 1975 में भारत में जुड़ गया। अब जब सिक्किम चाइना का आक्रमण खत्म हो गया, तब सिक्किम ने कहा अलग होना चाहते हैं, तो उसको समझाया गया, चाचा आप समझ लीजिए हमारा देश यूनियन है, अलग होने की जिद ना करिए,
क्योंकि अभी चाइना का युद्ध आक्रमण खत्म हुआ है। हमारा क्रोध ना देखना चाहिए, अगर आपको देखना है तो बता दीजिए, नहीं देखना है चुपचाप रहिए। और अभी तो फिलहाल अगर कोई कहता है कि सिक्किम विदेशी देश था तो बहुत अंदर से अजीब सा लगता है कि आसानी से इंसान को विश्वास ही नहीं करता है, क्योंकि हम उससे इतना घुल मिल गए हैं। तो देखिए अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्य को अगर आपको भारत से मिलाना है, सॉरी आप क्या मिलाएंगे, अगर कोई देश विदेशी राज्य भारत से मिलना चाहता है तो उसमें संसद आगे कार्रवाई करेगी। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि आप अपने देश के राज्य को तोड़ के अलग देश बना नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश यूनियन है। लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे देश में ही यानी भारत में संसद चाहे तो किसी भी देश के टुकड़े करके एक नया देश बोले, किसी भी अंदर के राज्य से यूपी, जैसे संसद चाहे तो यूपी के 2 टुकड़े कर दे और उसका अलग अलग नाम रख दे, सीताराम प्रदेश यूपी या सीताराम प्रदेश। बिहार को अलग पार्ट कर दे, जैसे हमारा भारत है, यहाँ पर है बिहार या फिर गुजरात कर देते हैं, गुजरात में कोई भी आप ले लीजिए। सिक्किम चाहती है कि हम 3 राज्य मतलब सिक्किम के 2 राज्य बनाएंगे मतलब गुजरात के, तो संसद क्या करेगी कि यहाँ से इसे हम एक इधर राज्य बना देंगे, इधर राज्य बना देंगे। एक हम राज्य का नाम रख देंगे गुजरात और एक का नाम रख देंगे हिंदुस्तानी आर्यभट्ट। भारत का पर्यायवाची है, लेकिन देने में क्या बुराई है, तो ये नाम रख देंगे। या फिर अगर कुछ भी बदलाव लाना है, जैसे गुजरात में कोई भी बदलाव लाना है, कोई इंडस्ट्री खोलनी है या फिर कोई भी कुछ भी करना है तो वो सारा काम संसद करेगी। मतलब जो केंद्र सरकार के लेवल का काम है, बाकी जो राज्य सरकार, जैसे राज्य सरकार क्या करती है उसमें जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो मुख्यमंत्री के अंदर में होती है और मुख्यमंत्री सीधा केंद्र सरकार के अंडर में होता है। तो एक तरीके से टोटली कार्यपालिका केंद्र सरकार के अंडर में, लेकिन जो राज्य की है वो राज्य सरकार के अंडर में है। और जो बड़े बड़े डिसीजन है, इंटरनेशनल डिसीजन, जैसे मोदी से कोई कंपनी कहे कि हम गुजरात में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो संसद बैठे, राज्य मुख्यमंत्री का तो काम है नहीं कि वो विदेश जाएगी बात करेगी, चाहे तो कर सकती है, लेकिन भाई ये इंटरनेशनल मामला है तो संसद क्या करेगी, संसद जाएगी, मतलब सॉरी प्रधानमंत्री और कंपनी तो भी होगा, उसके बीच में संधि होगी, उसके बाद पार्लियामेंट बैठेगी, कैसे क्या होगा सब देखा जाएगा, उसके बाद गुजरात में आगे कार्य किया जाएगा। फिर कोई भी देश में सॉरी कोई भी राज्य आप रख लीजिए। तो इतना समझ में आ गया आपको? यानी कि किसी भी देश सॉरी किसी भी क्या बोल रहे हैं, अगर भारत के राज्यों में कोई भी परिवर्तन लाना है, आगे आपको मालूम है अगर कोई परिवर्तन लाना है तो वो संसद लाएगी, कोई भी परिवर्तन लाना है तो संसद लाएगी। और इस पर आर्टिकल 4 देखते हैं, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि अगर जब संसद आर्टिकल 2 या 3 या फिर दोनों पर काम कर रही हो या फिर एक दोनों में किसी पर काम कर रही हो, उस समय अगर राष्ट्रपति अपनी टांग अड़ाता है ये काम भी ना करो, जैसे मान लीजिए संसद क्या कर रही है, यूपी में कोई यूपी के 2 पार्ट होना चाहिए, एक यूपी एक सीताराम प्रदेश। अब राष्ट्रपति का टांग डाल है नहीं होगा, संसद के बुलाओ जरा फोर्सफुली। संसद का बहुत पावर है, संसद के पास पूरे देश की संप्रभुता है, यानी कि सुप्रीम पावर है संसद। भले संसद का जो भी खेल आता है, जो भी उसमें मेन सिपाही होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं,
लेकिन संसद एक तरीके से बहुत बड़ी पावर है, मतलब सुप्रीम पावर है देश की, हमारे भारत की। तो फोर्स बुलाएगा, कहा सही मानोगे नहीं मानोगे, कहा नहीं मानेंगे, धर के मार छोड़ देगी, तो फिर मानना पड़ेगा। और तभी भी नहीं मानते हैं, मतलब थोड़ा तो ऐसे बता रहे हैं, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, एक नीति के तहत राष्ट्रपति और महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग, इसे हम इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, इम्पीचमेंट इंग्लिश में, और हिंदी में महाभियोग। महाभियोग लगाया जाता है क्योंकि अब न्यायालय के पास जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। देखिए राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो किसी भी क्षमा निरस्त कर सकता है, मतलब सॉरी किसी भी सजा को निरस्त कर सकता है, क्षमा कर सकता है। अब उसके ऊपर ही कोई राष्ट्रपति के ऊपर कोई सुना दे कि आपको फांसी होगी, ठीक है, नहीं होगी तो तुरंत डिसमिस, तो न्यायालय जाने कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है वो हम आगे में आर्टिकल 61 है, उसमें हम यही चीज के बारे में देखेंगे। तो कैसे महाभियोग लगेगा आर्टिकल 61 में देखेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में संसद काम कर रही है, उस समय अगर राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप करता है, टांग डालता है, उसको महाभियोग लगा दिया जाए यानी इम्पीचमेंट कर दिया जाए। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, उसे अपने पद से, उसके राष्ट्रपति के पद से निरस्त कर दिया जाता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। तो आर्टिकल 4 टोटली खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि भाग 1 बहुत छोटा है। अब इसके बाद आज का क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतने पे रख देते हैं। अब कल के क्लास में इसका जो थोड़ा टॉपिक बचा हुआ है, जो एक हिस्ट्री का टाइप का है, यानी कि हमारे 28 राज्य कैसे टूटे, कैसे बने, कौन सी समिति बनी, इसके जेबी के जितने भी जो भी हुआ है वो एक एक करके बहुत छोटा सा है, मात्र 10 मिनट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसे हम कल के टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल रिपब्लिक डे है तो हैप्पी रिपब्लिक डे। लेकिन हमें अभी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली है, सिर्फ 1% स्वतंत्रता मिली है। हमें पूर्ण स्वतंत्रता उस दिन मिलेगी जब हमारे भारत पर अशिक्षितों की जगह शिक्षित लोग शासन करेंगे। देखिए मशरूम ये अंग्रेज 2 टाइप के थे, एक सफेद अंग्रेज, एक काला अंग्रेज। काला अंग्रेज अभी आया, सफेद अंग्रेज चला गया है। अब काला अंग्रेज नौटंकी फैलाए। हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए जब हमारे भारत पर शिक्षित लोग शासन करेंगे। एक चीज बताएं, जो हम हमारे स्कूल होते हैं, ये जो स्कूल मतलब जो स्कूल बने हैं, इन्हें कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, जो नॉर्मली प्राइवेट स्कूल होते हैं जिसमें टीचर आके पढ़ाते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल बच्चे को बनाए ज्यादा बिगाड़ देते हैं। कॉन्वेंट स्कूल के पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है, आप सुन लेंगे बहुत चक्के रह जाएंगे, छोड़ देंगे स्कूल। इसीलिए हमारे जो पहले अंग्रेजों के समय से पहले गुरुकुल हुआ करते थे, अब गुरुकुल लिखते नहीं। अचंभित की बात यह है कि आप फोन में डालिए कि संस्कृत कैसे सीखें, एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐप नहीं आएगा, एक वीडियो नहीं आएगी जो आपको संस्कृत सिखा सके। इंग्लिश डालो, वर्ब, नाउन सीखें, इंग्लिश बोलना सीखें, नॉट इंग्लिश बोलना सीखें, संस्कृत नहीं आएगी। जबकि इंग्लिश दुनिया की सबसे रद्दी लैंग्वेज है। इंग्लिश में 1200 शब्द हैं, और अमेरिका, इटली, इन सब की हिस्ट्री मिला दिया जाए, सॉरी इन सब की इंग्लिश मिला दिया जाए, तब जाके 2600 शब्द बनते हैं। और हमारी हिंदी में 86,000 शब्द हैं। और आगे चले संस्कृत में 1.5 लाख शब्द हैं। और आगे चले प्राकृत, अभी तो बहुत लोग भूल भी चुके हैं, ये बहुत टफ भाषा होती है, इसे अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। ये जैनों की सबसे प्रमुख भाषा थी अर्धमागधी। 3.5 लाख शब्द हैं। जैसे आजकल के बहुत लोग होते हैं, कहते हैं हम वेस्टर्न कल्चर, सॉरी हम मॉडर्न कल्चर के, मतलब क्या और कपड़े पहना करते हैं, हम मॉडर्न कल्चर है। वो मॉडर्न कल्चर नहीं, वेस्टर्न कल्चर है। जिस दिन हमारा देश शिक्षित हो जाएगा, हम शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहा है, काला मशरूमों के कारण। जिस दिन हमारा देश शिक्षित हो जाएगा, शिक्षित लोग शासन करेंगे, काला मशरूम निपट जाएंगे। जिस दिन वेस्टर्न कल्चर एकदम खत्म हो जाएगा, जिस दिन हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार खत्म कर देंगे,
उस दिन हमारा देश असली मायने में रिपब्लिक होगा, उस दिन हमारा देश असली मायने में गणतंत्र होगा। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।